Hi everyone, welcome to Vivek Tutorials. In this video, we are starting with a new chapter of science, chapter number 2, work and energy. इस चैप्टर में हम दो important topics, जैसा कि चैप्टर का नाम है, वर्क डिस्कस करेंगे, एनर्जी डिस्कस करेंगे. फिर इसके अलावा भी एक टॉपिक है विच इज कॉल्ड पावर, तो वो भी आएगा इसमें. एंड इस चैप्टर में हमको क्या क्या करना है, वर्क क्या होता है, उसका फॉर्मूला, अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्क क्या क्या है, देन एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स, देन देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड हम पढ़ेंगे कि एक फ्री फॉल के टाइम पे एनर्जी कैसे हमेशा कांस्टेंट रहता है. एंड देन इट एंड्स विद द पावर एंड फ्यू न्यूमेरिकल्स हियर एंड देयर. तो बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है. सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एंड द टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ, वर्क. ठीक है. नाउ व्हेनेवर वी कम अक्रॉस दिस टर्म वर्क, हमको लगता है कि वर्क मतलब हमने कुछ भी किया, मतलब वेदर इट्स सम काइंड ऑफ असाइनमेंट्स, होमवर्क, वॉकिंग, रनिंग, डूइंग वर्कआउट, ये सब हम वर्क कंसिडर करते हैं, ऑलराइट. लेकिन फिजिक्स में वर्क का अलग ही मतलब होता है, ठीक है. इन फिजिक्स वर्क मीन्स फिजिकल वर्क. मतलब नॉर्मली सपोज इफ आई कीप ऑन कंप्लीटिंग द असाइनमेंट्स एंड होमवर्क है, आई एम राइटिंग, आई एम स्टडिंग एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग, तो ये सब मेंटल वर्क है जिसमें दिमाग का काम ज्यादा है. फिजिकली कुछ वर्क मैंने नहीं किया है. तो फिजिक्स में ये सारे वर्क जैसे होमवर्क करना, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, लिखना, ये सब वर्क नहीं होता है. फिजिक्स में वर्क मतलब फिजिकल वर्क, ठीक है. जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें, वो ऑब्जेक्ट मूव करे, या जब हम चलते हैं, हम भागते हैं, व्हेन वी आर क्लाइंबिंग, ये सब वर्क है जहां पर फिजिकल एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है. सो वर्क का मतलब होता है जब कभी हम फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए. डिस्प्लेस होना मतलब मूव करना चाहिए. अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है तो मतलब वर्क नहीं हुआ है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स द वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड दैट फोर्स कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए. वी हैव अंडरस्टूड दिस टर्म डिस्प्लेसमेंट इन द प्रीवियस चैप्टर जहां पर इट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है. वो वाला पार्ट यहां पर नहीं है. डिस्प्लेसमेंट का यहां पर जनरल मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, ठीक है. तो ये हमको ध्यान में रखना है कि हम जब कभी फोर्स अप्लाई करें, ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हुआ, तब हम कह सकते हैं वर्क हुआ है. जैसे जब हम चल रहे हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग, व्हेन वी आर रनिंग, व्हेन वी आर प्लेइंग, सपोज फुटबॉल हो गया हो, क्रिकेट हो गया हो, व्हेन वी आर क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स, व्हेन वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स, तो ये सब केस में वर्क हुआ है बिकॉज इसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसमें हमारा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है. अब ये वर्क जो हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया, ठीक है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब जो हम अप्लाई करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, ठीक है. अब फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं. सपोज ये ऐसा टॉय है, देखा रहेगा बहुत बार बच्चे लोग, वो टॉय ऐसा स्ट्रिंग से बांधा होता है और वो टॉय को ऐसे पुल कर रहे होते हैं, ठीक है. तो इस डायरेक्शन में उन्होंने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है. तो कई बार वो बच्चे स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे मूव कर रहे होते हैं और ये जो टॉय है ये अकॉर्डिंगली ग्राउंड पे मूव हो रहा होता है, ठीक है. सो फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, लेकिन ये फोर्स इस तरह से अप्लाई होने की वजह से ये टॉय इस तरफ तो नहीं जा रहा है, ये टॉय तो इधर ही मूव करने वाला है, राइट में. मतलब हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, टॉय इस डायरेक्शन में ऊपर नहीं जा रहा है, टॉय तो इधर ही मूव कर रहा है. मतलब फोर्स का कुछ पार्ट ऐसा है जो इसको इस तरफ मूव करवा रहा है, बिकॉज हमने डायरेक्टली तो फोर्स यहां पर अप्लाई किया है, बट इसकी वजह से थोड़ी ना टॉय ऊपर उड़ के यहां जा रहा है, नहीं जा रहा है, टॉय राइट में ही मूव कर रहा है. मतलब फोर्स का कुछ पार्ट है जो कि टॉय को राइट में खींच रहा है. तो उस पार्ट को आई ड्रॉ इट हियर. इसको मैं दे देता हूं F1, ठीक है. और जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो F. तो मैंने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, बट द टॉय इज नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, इट इज मूविंग राइटवर्ड्स. तो मतलब फोर्स का कुछ पार्ट है जो कि इसको राइट में मूव करवाने में हेल्प कर रहा है, तो उसको मैंने लिख दिया F1. अब वर्क का फॉर्मूला जो होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अब हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है S, स्मॉल s, मतलब कितना वो मूव किया. फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली टॉय यहां पर है और मूव करके सपोज वो यहां तक आ गया, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है.
अगर टॉय यहां तक आ गया ऐसे, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये जितना है वो इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम फर्स्ट ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग से देख रहे हो तो वहां पर भी स्टार्टिंग तक देखना है, अगर ऑब्जेक्ट के एंड से देख रहे हो तो वहां तक भी एंड से देखना है। तो ये जितना मूव किया उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जितना भी मूव किया दैट विल बी स्मॉल एस, ये हमको ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है राइट हैंड साइड में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं हुआ, टॉय ऊपर नहीं जा रहा है, टॉय राइट में मूव किया है। अब जब टॉय राइट में मूव किया मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना, डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड डायरेक्शन में हुआ है, ऐसे ऊपर स्लैंट में नहीं हुआ है, तो हमको फोर्स का भी वही पार्ट लेना पड़ेगा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है। बिकॉज जो हमने यहां पर लिखा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसमें यही होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट यहां पर राइट हैंड साइड में हुआ है, टॉय यहां से यहां मूव किया है, इट हैज मूव्ड राइटवर्ड्स, तो फोर्स का भी वो पार्ट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो फोर्स एफ वाला तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है, हमने फोर्स एफ ऐसे अप्लाई किया बट डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो हमने अप्लाई किया दैट इज नॉट इन डायरेक्शन विद द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ये वाला पार्ट जो हमने यहां पर लिखा है F1 वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहां पर लिखेंगे फोर्स, वो वाला फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो आई विल राइट F1 इनटू डिस्प्लेसमेंट इज S, ठीक है। तो आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट, तो हमको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट क्या है। वी आर मोर कंसर्न कि फोर्स कैसे मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये फोर्स का वो पार्ट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो हमने F1 लिख दिया। और मान लेते हैं ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया और वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो जो हमने फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स का वो पार्ट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, जिसने डिस्प्लेसमेंट को कॉज किया है, उसको हमने ले लिया थीटा, उनके बीच का एंगल, ठीक है। अब यहां पर ना हमको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। इफ यू हैव स्टडीड इन मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री ना एक चैप्टर है, यू विल, अगर नहीं पढ़ा तो यू विल कम अक्रॉस इट। ट्रिग्नोमेट्री में ना इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स, जब कभी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो आई जस्ट टेल यू कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या होता है, इन शॉर्ट आई जस्ट एक्सप्लेन। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। मैं ऐसे ही बना दो ताकि इजी पड़े तुमको भी। ठीक है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये है थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो पूरा चैप्टर है मैथ्स में वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है। ये 90 है, 90 के जो ऑपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। दिस इज द हाइपोटेन्यूज H, 90 के ऑपोजिट दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब जहां पर भी मैंने एंगल लिया है, एंगल से जो भी सामने वाला साइड होगा, सपोज आई नेम द ट्राइंगल A, B एंड C, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ये रहेगा बिकॉज़ हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ऑपोजिट टू 90। अगर मैंने थीटा ये लिया, अभी एंगल ये है, तो इसके सामने वाला जो साइड है दैट विल बी ऑपोजिट O, और इसके बाजू वाला साइड ये वाला इट विल बी एडजेसेंट A, ठीक है। थीटा जो भी लिया है हमने, कोई भी एंगल हो, तो उसके सामने वाला जो रहेगा वो बनेगा ऑपोजिट, उसके बाजू वाला जो रहेगा वो एडजेसेंट। अब इसको तो थीटा लेके मतलब नहीं, बिकॉज 90 तो हमेशा 90 ही रहेगा। अगर सपोज मैंने थीटा यहां नहीं लिया होता, थीटा यहां लिया होता, तो अगर ये थीटा होता ना तो इसके सामने वाला ये बनता ऑपोजिट, इसके बाजू वाला ये बनता एडजेसेंट। तो तुमको अभी फिलहाल बस इस डायग्राम के हिसाब से ये याद रखना है कि हमने थीटा यहां पर लिया है, ये हाइपोटेन्यूज होगा बिकॉज 90 डिग्री ऐसा ये ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। सो हियर इट विल बी 90। हमको ना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस, जिसको कोसाइन बोलते हैं, COSINE, कोसाइन। तो हमको ना कॉस यहां पर वो रेशियो लेना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला ही है, ये याद रखना है, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले इस ट्राइंगल में हम अप्लाई करके देखते हैं और फिर एक्चुअली यहां पर अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसमें लिखूं कॉस थीटा, एडजेसेंट, एडजेसेंट है ये BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। कॉस थीटा ये आएगा, थीटा ये था तो उसके एडजेसेंट ये वाला साइड था, मैंने लिखा है एडजेसेंट दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये है AC, तो मैंने लिखा है AC। अब सेम यहां पर अप्लाई करते हैं। ये वाला जो साइड है हमारे पास वो F है, ये वाला F1 है एज इंडिकेटेड इन द डायग्राम।
तो अगर मैं यहां लिखता हूं cos थीटा, इट विल बी एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ये वाला साइड, बाजू वाला, तो ये है F1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है, ये 90 है तो इसका ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, दैट इज कैपिटल F। ठीक है, तो F1 अपॉन F आ गया। तो अगर मुझे इसमें से F1 चाहिए, बिकॉज हमारे पास यहाँ F1 है, तो F1 को यहीं रहने देता हूँ, F को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो F1 हैज स्टेड देयर, F यहाँ पर आ गया, तो F1 बिकम्स F cos थीटा। ऑलराइट, तो अब F1 की जगह F cos थीटा हम यहाँ लिख देंगे, तो F1 की जगह आएगा F cos थीटा इंटू S। तुमको ये याद रखना है, S इज डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने फोर्स एक्चुअली यहां पर अप्लाई किया था ऐसे, असली में तो यहां पर फोर्स अप्लाई हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ था जहां मैंने अभी एक टॉय ड्रॉ किया था। सो थीटा इन शॉर्ट तुमको याद रखना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ठीक है, तो इसको अरेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा F S, मैंने पहले S लिख दिया और फिर cos थीटा। ये होता है वर्क का फॉर्मूला, ये ट्रू फॉर्मूला, एकदम असली वाला फॉर्मूला यही है। ठीक है, W is equals to F S cos theta, W is work, capital F is force, S is displacement, theta is the angle between force and displacement। अब हमने स्टार्टिंग में तो सर आपने बोला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा कहां से आ गया, तो ये वाला जो हमने लिखा है ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तब की बात है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। लेकिन हर बार ये जरूरी थोड़ी ना कि जब हम फोर्स अप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही हो। जैसे यहां पर एग्जांपल ले लो, हमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, कहां डिस्प्लेसमेंट इसके डायरेक्शन में हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हुआ है। तो हर बार तो जरूरी नहीं है ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए हमको ओरिजिनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो उसके बाद हम कोई भी केस वर्क का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अलग अलग केसेस होते हैं इसमें, जैसे ये थीटा cos थीटा और वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा वो लिखेंगे अभी। ठीक है, तो अगर सपोज थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा का वैल्यू 90 है, थीटा का वैल्यू 180 है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, अभी खाली वैल्यू बता रहा हूं मैं। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 है, तो cos 0 मतलब थीटा 0 हो गया, तो थीटा का वैल्यू 0 डालो, cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 180 का वैल्यू होता है -1। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यूज है, ये तुम जब चैप्टर पढ़ोगे, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 180 तक काम नहीं आएगा तुमको, तुमको रहेगा भी तो 0 से 90 रहेगा, ये खाली वैल्यू याद रखना है तुमको। ठीक है, cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0, cos 180 होता है -1। ठीक है, सो अब क्या करना है, cos थीटा का वैल्यू 1, तो अगर मैं पूरे cos थीटा को 1 डालूं तो फॉर्मूला बनेगा W is equals to F into S। ठीक है, अभी cos थीटा का वैल्यू 1 है तो ये पूरा चीज 1 हो गया, तो W equal to FS आ जाएगा। cos थीटा का वैल्यू 0, ये 0 हो गया मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। नेक्स्ट में cos थीटा इज -1, -1 मतलब ये पूरे चीज को -1 डालेंगे, तो वर्क का फॉर्मूला आएगा W is equals to -FS। ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यूज है, तुमको फॉर्मूला में तो ये याद रखना है, W is equals to FS cos थीटा। और जब कभी हम बात करते हैं ना कि हमने सपोज किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द चॉक, यू कैन सी मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये मेरे फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, चॉक मूव भी ऐसे कर रहा है, तो मतलब उस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 0 है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि फोर्स यहां अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, या फोर्स ऐसा अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, नहीं, फोर्स भी इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, मतलब दोनों के बीच में कुछ एंगल नहीं है, एंगल इज 0। और अगर एंगल 0 है तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो फॉर्मूला आता है W इक्वल टू FS, तो हमने ये लिखा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जनरली जब हम डिफाइन करते हैं फॉर्मूला को, वी डू इट फॉर W इक्वल टू F इनटू S, ये अलग अलग केसेस टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसके यूनिट्स के साथ।
मूविंग अहेड, वर्क का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा एफ एस कॉस थीटा, ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, बट हम यूजुअली जब बात करते हैं वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन वाले की ही बात कर रहे होते हैं, तो वी कैन राइट W इज टू एफ इनटू एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में है तभी थीटा 0 है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वो कॉस थीटा वाला पार्ट गायब हो गया है। ठीक है, अब इसका यूनिट डिस्कस करते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट इज न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर। इस न्यूटन इंटू मीटर को हम बोलते हैं जूल, JOULE, नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट जूल। ठीक है, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर है, तो वर्क का एसआई यूनिट, तो ये न्यूटन इंटू मीटर को हम बोलते हैं जूल। मतलब आई कैन राइट 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मतलब हमने न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोला, तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल एंड 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मतलब अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव करता है मेरे फोर्स के डायरेक्शन में, तब जो वर्क मैंने किया रहेगा वो रहेगा 1 जूल। ठीक है, अगर मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, मेरे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से अगर वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव करता है मेरे फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से अगर वो 1 मीटर मूव कर रहा है तो मैंने वर्क किया है 1 जूल का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces an object by 1 meter in the direction of force। ठीक है, तो ये इसका SI यूनिट हो गया। CGS यूनिट में फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन। ठीक है, फोर्स का CGS यूनिट है डाइन, डिस्प्लेसमेंट का CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर। ये डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम बोलते हैं अर्ग। ठीक है, डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम कहते हैं अर्ग। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 इंटू 1 इज 1 एंड डाइन इंटू सेंटीमीटर को तो अर्ग कहते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर इज अर्ग। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर सपोज मैंने 1 डाइन फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे, मैं 1 डाइन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वो 1 डाइन फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर मूव करता है मेरे फोर्स के डायरेक्शन में, तो जो वर्क हुआ है वो 1 अर्ग रहेगा। ठीक है, तो अगर ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मैंने 1 डाइन फोर्स अप्लाई किया और वो 1 डाइन फोर्स अप्लाई करने से ये 1 सेंटीमीटर मूव किया मेरे फोर्स के डायरेक्शन में, तो वर्क हुआ है 1 अर्ग का। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन इट एज 1 अर्ग ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो SI यूनिट इज जूल, CGS यूनिट इज अर्ग, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। वर्क का SI यूनिट है जूल, CGS यूनिट है अर्ग। अब जैसे लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, CGS होता है सेंटीमीटर, तो हमको पता है 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, CGS यूनिट होता है ग्राम, तो हमको पता है 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। वैसे ही वर्क का SI यूनिट इज जूल, CGS इज अर्ग। तो ये जूल और अर्ग में क्या रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे यहां पर आई रिटन 1 जूल इज 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। हमको पता है कि 1 न्यूटन ना होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर 1 इफ यू रिमेंबर 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन। तो मैं 1 न्यूटन की जगह लिखूंगा 10⁵ डाइन। ठीक है, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 मतलब 10⁵2। 100 को मैं लिख सकता हूं ना 10 इंटू 10, तो बन जाएगा 10⁵2। तो 1 मीटर को मैं लिखता हूं 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁵2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नाउ 10⁵5 इंटू 10⁵2 विल गिव अस 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर, बिकॉज 5 + 2 पावर्स हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, तो 5 + 2 पावर ऐड हो गया, डाइन सेंटीमीटर मिला। लेकिन डाइन सेंटीमीटर तो अर्ग होता है। ठीक है, यहां पर हमने लिखा है, तो ये डाइन सेंटीमीटर की जगह हम लिखेंगे अर्ग, तो 1 जूल हो जाएगा 10⁵7 अर्ग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि वर्क का SI यूनिट जूल और वर्क का CGS यूनिट अर्ग के बीच में ये रिलेशन है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये ध्यान में रखना है। SI यूनिट इज जूल, CGS यूनिट इज अर्ग। और ये डेफिनेशन याद रखना कि 1 जूल वर्क हम किसे कहते हैं, 1 अर्ग वर्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक यूनिट्स
और उनके बीच में रिलेशनशिप. नाउ विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जो कि हमने वो टेबल जब ड्रॉ किया था cos थीटा वाला, उसमें मोस्टली वो हो चुका है, बट वी नीड टू स्टेट इट सेपरेटली सो दैट इट instills in your mind properly. ठीक है, वैसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं. ठीक है, अभी इसको समझते क्या मतलब है. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड का ए और यहाँ पर बी. समझते आगे क्या डिफरेंस है. ये सब कुछ ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया ऐसे. ठीक है, मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, और अगर ये ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई किया और वो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव. ठीक है, तो जब फोर्स और डायरेक्शन सेम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, तो जरूरी नहीं कि दोनों राइट में ही हो, दोनों लेफ्ट में भी हो सकते हैं. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऊपर भी हो सकते हैं. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहीं पर भी हो, लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो हम कहेंगे वो है पॉजिटिव वर्क. ठीक है, तो जैसे अभी इफ यू रिमेंबर द एक्चुअल फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, जो हमने किया भी था अभी इसके पहले, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में है. थीटा जीरो, कॉस जीरो होता है 1. ठीक है, अब कॉस जीरो 1 हो गया तो ये फॉर्मूला हट जाएगा, मतलब कॉस थीटा हट जाएगा. W इज इक्वल टू fs into 1, तो W आ जाता है fs, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट केस, अगर सपोज मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. क्या रीजन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वी आर नॉट कंसर्न, मैं अपने फोर्स की बात कर रहा हूं. मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, लेकिन ऑब्जेक्ट मेरी तरफ ही मूव होता आ रहा है, इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कैसे भी हो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 180. ठीक है, कैसे, जैसे ये फोर्स है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. इफ यू कैन अंडरस्टैंड, फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, राइट हैंड साइड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट राइट में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में. सो इट इज मेकिंग द एंगल लाइक दिस. दिस इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इनके बीच में जो एंगल है ये तो 180 हो गया. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क. W is equals to fs cos थीटा. थीटा 180 है इनके बीच में, और थीटा 180 है तो cos 180 होता है -1, जो हमने अभी टेबल डिस्कस किया था. तो -1 है तो cos थीटा की जगह -1 लिखेंगे. फॉर्मूला आएगा W is equals to -fs. माइनस आता है इसलिए उसको नेगेटिव वर्क कहते हैं. ठीक है, तो एक पॉजिटिव वर्क हो गया, एक नेगेटिव वर्क हो गया, और एक होता है जीरो वर्क. ठीक है, जीरो वर्क मतलब वर्क हुआ ही नहीं है. तो उसके दो केसेस है, कब हम कहते हैं वर्क नहीं हुआ है. पहला है, मैंने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया. ठीक है, मैंने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव ना हो, सपोज एकदम बड़ा सा रॉक है, एकदम बड़ा सा पत्थर है, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया एंड that rock doesn't move. So if it has not moved, तो भले ही मैंने कितना भी फोर्स अप्लाई किया है, there is no displacement. और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो सपोज ये जो फॉर्मूला fs cos थीटा, अगर इसमें s का वैल्यू 0 है, तो अगर ये 0 हो गया तो पूरा चीज ही 0 होने वाला है. ठीक है, सो जब कभी हमने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है, वो मूव नहीं करता है, तो जीरो वर्क, मतलब हमने वर्क नहीं किया, वर्क का आंसर 0 आएगा. यू पुट s as 0, the entire expression will turn 0. All right.
तो जीरो वर्क का पहला केस है जब हमने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट ना हो। दूसरा केस है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 हो। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन में ठीक है, मान लेते सपोज ये सन है बीच में और यहां पर है अर्थ, ठीक है, ये सन है और यहां पर है अर्थ, मैं ई यहां लिख देता हूं। सन और अर्थ के बीच में हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन सन का बहुत ज्यादा है, क्यों, बिकॉज सन का मास बहुत ज्यादा है, ऑलराइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स दिस, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता कि अर्थ, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो अर्थ थोड़ी ना सन के पास अंदर चला आता है। अगर सपोज ऐसा होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स इधर और अर्थ अंदर मूव करते जा रहा है, सन की तरफ जा रहा है, तो दिस कुड हैव बीन पॉजिटिव वर्क बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देन मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, बट वैसा नहीं होता है। अब ऐसा भी नहीं होता कि फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है और अर्थ बाहर नहीं चला जाता है और डजंट मूव लाइक दिस। अगर वैसा होता तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द एंगल बिटवीन देम इज 180, तो नेगेटिव वर्क होता, वैसा भी नहीं होता है। इनफैक्ट अर्थ हमेशा टेंजेंशियल मूव करता है, हमने ये पढ़ा होगा इफ यू रिमेंबर चैप्टर 1 में, ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। मतलब अगर सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, तो ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, ठीक है। अगर सपोज अर्थ यहां पे होता, ठीक है, तो टेंजेंशियल ऐसा आएगा, तो अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे तब भी एंगल 90 आएगा। सपोज अर्थ यहां पर होता तो हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया तब भी एंगल 90 आएगा, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन में फोर्स ये और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 होता है, ये ध्यान में रखना है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस तरफ है लेकिन अर्थ अंदर नहीं आता, अर्थ बाहर नहीं जाता, अर्थ हमेशा टेंजेंशियल ही मूव करता रहता है, ठीक है। अब जब वो टेंजेंशियल मूव कर रहा है मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है, तो W इज फॉर्मूला है Fs cos थीटा। थीटा जब 90 होता है cos 90 इज 0, हमने इसके पहले जो टेबल ड्रॉ किया था इट इज देयर इन दैट, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो Fs इंटू 0, तो मतलब आंसर आ जाएगा 0। तो ये भी जीरो वर्क का ही एग्जांपल है, ठीक है। सो पॉजिटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, नेगेटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जीरो वर्क के दो केसेस हैं, पहला केस तब है जब हमने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट ना हो, दूसरा है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 हो, क्योंकि जब एंगल 90 है, when थीटा इज 90, cos 90 is 0, and when cos 90 is 0 the entire expression becomes 0, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है, मे बी शायद बुक में ये वाला पार्ट नहीं दिया हो, बट तो ये तुमको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क भी नहीं होगा। तो ये जो फॉर्मूला है Fs cos थीटा, उसमें थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान में रखना है। S is the displacement, F is the force and W is the work, and unit SI unit is joule, CGS is erg, उनके बीच में रिलेशन है 1 joule is 10⁻⁷ erg, and बस डेफिनेशन याद रखना है कि work is said to be done when a force displaces the object in the direction of force, all right। So this is what we had to do in this video, all right। और जितना भी हमने पढ़ा आई गेस वी हैव डन फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज, ठीक है। इसके बाद आई गेस एक एक्टिविटी है, एक ट्राई दिस वाला है इन्वॉल्विंग द कप, टेबल एंड नट्स प्लेस्ड इन दैट सेटअप, ठीक है। तो वो एक्टिविटी जो है, जो ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो भी हमने इस वीडियो में किया है अच्छे से एक बार टेक्स्ट बुक से रीड करो, गो थ्रू दैट फर्स्ट 3 पेजेस ऑफ द चैप्टर, ऑलराइट। एंड कुछ नहीं अगर समझ रहा हो तो यू मे वॉच दिस वीडियो अगेन, और टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस लर्न करते रहो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, ऑलराइट। सो आई स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर, दैट्स इट, थैंक यू एंड बाय बाय।